हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोक प्रशासन का क्षेत्र यानी कि स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि क्षेत्र या स्कोप का मतलब होता है कि किसी विषय का फैलाव कहाँ तक है। मीन्स कि उस विषय के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उसके अध्ययन का दायरा कितना विस्तृत है, कहाँ तक फैला हुआ है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। लोक प्रशासन के बारे में किसी विकासोन्मुख या उभरते हुए विषय के अध्ययन क्षेत्र को बता पाना, स्पष्ट कर पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसका दायरा बहुत व्यापक हो सकता है। एक डेवलपिंग कोई विषय है, लगातार जिसका डेवलपमेंट हो रहा है, भले ही अभी हमें कम दिखता है वो डेवलपमेंट में कि छोटा है, ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन इस तरीके से हम कहें कि लोक प्रशासन भी एक उभरता हुआ और विकासोन्मुख अनुशासन है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ डेवलपमेंट ओरिएंटेड डिसिप्लिन, हम कह सकते हैं, और जिसका वर्तमान स्वरूप विस्तार की ओर ओरिएंटेड है, विस्तार की ओर जा रहा है। मतलब आज हमें वो कम दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ उसका जो कार्य विस्तार है वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड है। और ऐसे विकासोन्मुख विषय के क्षेत्र को सुनिश्चित करना एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है, कठिन काम होता है। और ये जो सब्जेक्ट है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये विषय राज्य से जुड़ा हुआ है, स्टेट से जुड़ा हुआ है। या हम कह सकते हैं कि राज्य के कार्यों के विस्तार के साथ इसके कार्यों का भी विस्तार होता जाता है। जैसे जैसे हम देखते हैं कि वर्ल्ड की, विश्व की जितनी भी सरकारें हैं, राज्य के उनका जो कार्य क्षेत्र है सरकारों का, वो उनका विस्तार जैसे जैसे हो रहा है, जैसे जैसे कल्याणकारी सरकारें बन रही हैं, पब्लिक पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट्स बनाती हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन को लेके उनका कार्य विस्तार उनका जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कार्यों का भी विस्तार होता जा रहा है। और इसमें हम ये देखते हैं कि हर स्टेट के समक्ष टाइम के साथ साथ नई नई तरीके की और अलग अलग तरीके की चुनौतियाँ या समस्याएं आती रहती हैं गवर्नमेंट को चलाने में, पब्लिक पॉलिसीज़ को बनाने में, उनको इम्प्लीमेंट करने को लेकर, और जिनका समाधान ढूंढना और उनको फेस करना, उनका मुकाबला करना लोक प्रशासन का ही उत्तरदायित्व होता है। तो और एक चीज़ और है कि अगर हम देखें तो जैसे जैसे गवर्नमेंट्स कार्य कर रही हैं विश्व की, और उनका जो कार्य करने का दायरा बढ़ रहा है, उसमें हम ये कह सकते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य व वैश्वीकरण ने लोक प्रशासन के क्षेत्र को और अधिक विस्तृत किया है। लोक कल्याणकारी राज्य के होने से, उसके अस्तित्व में आने के बाद राज्य के कार्य क्षेत्र में अपार रूप से बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि आज के समय में ये जो कॉन्सेप्ट है वेलफेयर स्टेट का, वेलफेयर स्टेट यानी कि वो सरकार, वो राज्य जहाँ पर कि उस राज्य की सरकार अधिक जो कानून निर्माण करती है, वो कानून निर्माण सामान्य जनता के कल्याण को ध्यान में रखते हुए नीतियों का निर्माण करे, पब्लिक पॉलिसीज़ को इस चीज़ को ध्यान में रख के बनाए कि उससे अधिक जन कल्याण पॉसिबल हो सके। तो ऐसे ही आजकल की सरकारें, जो वर्तमान की जो आधुनिक विश्व में अलग अलग देशों की सरकारें हम देखते हैं, वो हम ये कह सकते हैं कि वेलफेयर स्टेट ओरिएंटेड हैं, और हर स्टेट में इस तरीके की गवर्नमेंट्स को ही बढ़ावा दिया जाता है जहाँ पर कि ऐसी पब्लिक पॉलिसीज़ बनाई जाएं, ऐसी पब्लिक पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, जहाँ पर कि ऐसी योजनाएं बनाई जाएं जिससे कि उस सोसाइटी में रहने वाले अधिक से अधिक मैक्सिमम लोगों को वो लाभ पहुंचा सके, निचले स्तर तक, गरीब स्तर तक, छोटे से छोटे निम्न वर्ग तक भी उस सरकार की उस योजना का लाभ मिल सके। तो
ऐसे स्टेट को हम कहते हैं लोक कल्याणकारी राज्य। तो जैसे जैसे लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है, वैसे वैसे ही क्योंकि आपका जो विषय है लोक प्रशासन, वो किससे जुड़ा हुआ है, उन पब्लिक पॉलिसीज़ के इम्प्लीमेंटेशन से जुड़ा हुआ है। पब्लिक पॉलिसीज़ बनाती हैं सरकारें, उसका कार्यपालिका अंग, व्यवस्थापिका अंग, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने का काम कहाँ किया जाता है, आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर किया जाता है। और इसलिए उसका कार्य क्षेत्र बढ़ रहा है, तो फिर उसको इम्प्लीमेंट करना और कॉमन वर्ग तक, निम्न वर्ग तक, जड़ तक उसको पहुंचाना जनता की, ये लोक प्रशासन का काम है। और इसी तरह दूसरा पॉइंट, वैश्वीकरण ने भी लोक प्रशासन के क्षेत्र को विस्तृत किया है। जैसे जैसे हम ये देखते हैं कि चीज़ें हमारे लिए आसान हुई हैं, इंटरनेट की माध्यम से हम कहें, या फिर टेक्नोलॉजी साइंस के माध्यम से, मीडिया चैनल्स के माध्यम से, तो जितनी भी आपके मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैं उसके माध्यम से जो चीज़ें हम एक देश की सरकार दूसरे देश से एक्सेस कर पा रही है, और एक देश की इकोनॉमी की जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसीज़ हैं उसके माध्यम से ये है कि हम हमारे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो रूल्स हैं वो उनको लूज़ कर दिया गया, उनको ढीला कर दिया गया है, और विदेशी कंपनियां आ रही हैं, हमारी कंपनियां दूसरे देशों में जा रही हैं। तो इससे सरकार के कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है ग्लोबलाइजेशन होने के कारण, और उससे आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र को भी विस्तार मिला है। अब हम अगर इसके लोक प्रशासन के क्षेत्र की बात करें तो हमारे समक्ष 4 प्रमुख विचारधाराएं सामने आती हैं, 4 प्रमुख दृष्टिकोण सामने आते हैं। और वो कौन कौन से हैं? वो हैं नंबर 1 संकुचित दृष्टिकोण, नंबर 2 व्यापक दृष्टिकोण, तीसरा पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण, और चौथा आदर्शवादी या लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। संकुचित दृष्टिकोण यानी कि नैरो व्यू, व्यापक दृष्टिकोण ब्रॉडर व्यू, पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण पोस्ट कॉर्प व्यू, और आदर्शवादी या लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण यानी कि आइडियलिस्टिक और वेलफेयर व्यू। इनको वन बाय वन करके देखते हैं। तो नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं लोक प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित पहला दृष्टिकोण संकुचित दृष्टिकोण यानी कि नैरो व्यू। ये जो लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में संकुचित दृष्टिकोण है, हर्बर्ट साइमन और लूथर गुलिक के द्वारा इसका समर्थन किया गया है। बेसिकली संकुचित दृष्टिकोण का समर्थन हर्बर्ट साइमन के द्वारा किया गया, और लूथर गुलिक भी साइमन के समर्थन में खड़े हुए दिखते हैं। इन दोनों विद्वानों का ये कहना है कि लोक प्रशासन सरकार की कार्यपालिका शाखा से संबंधित है, और इसके अंतर्गत सरकार की कार्यपालिका शाखा द्वारा संपादित कार्यों का ही अध्ययन किया जाता है। मतलब लोक प्रशासन का क्षेत्र केवल कहाँ तक है? केवल उसके कार्यपालिका शाखा से संबंधित जो कार्य हैं उन तक सीमित है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिलेट्स टू एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ओनली। और हम इस बात को जानते हैं कि किसी भी राज्य की जो सरकार है उस सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। और कार्यपालिका का काम केवल इतना होता है कि वो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करवाने का काम करती है। तो इसका संबंध क्योंकि कानूनों को लागू करवाने से है, उनके इम्प्लीमेंटेशन से है, तो इसलिए हर्बर्ट साइमन और लूथर गुलिक ये कहते हैं कि लोक प्रशासन का जो संबंध है वो केवल इसके अंतर्गत हम सरकार की कार्यपालिका शाखा के द्वारा संपादित कार्यों का ही अध्ययन करते हैं। साइमन जो हैं वो सीधे सीधे कहते हैं, उनके कहने के अनुसार वो कहते हैं कि लोक प्रशासन का अभिप्राय उन कार्यों से है जो केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखा द्वारा संपादित की जाती है। ठीक, तो ये है आपका संकुचित दृष्टिकोण। अब आते हैं दूसरा दृष्टिकोण, व्यापक दृष्टिकोण यानी कि ब्रॉडर व्यू। दूसरा जो दृष्टिकोण है लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण इसके क्षेत्र के प्रति व्यापक नज़रिया रखता है।
व्यापक दृष्टिकोण के समर्थकों में हम एल डी वाइट, नीग्रो, एफ एम मार्क्स, विलोबी इत्यादि कुछ विद्वानों के नाम ले सकते हैं। इन विद्वानों का ये कहना है, ये थोड़ा सा संकुचित दृष्टिकोण रखने वाले विद्वानों से अलग व्यू रखते हैं। इन विद्वानों का ये कहना है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार के तीनों अंगों के कार्यकलापों का अध्ययन किया जाता है। मतलब कार्यपालिका से संबंधित कार्यों से भी संबंधित है, व्यवस्थापिका द्वारा किए जाने वाले कार्यों से भी लोक प्रशासन का संबंध है, और न्यायपालिका जुडिशरी के द्वारा किए जाने वाले कार्यों से भी आपके लोक प्रशासन का संबंध है। और केवल सरकार की कार्यपालिका शाखा का ही नहीं, बल्कि लोक प्रशासन के अंतर्गत इन तीनों अंगों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का अध्ययन किया जाता है। तो व्यापक दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए एल डी वाइट जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि लोक प्रशासन में वो सारे कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीति को पूरा करना और अथवा उनको लागू करना होता है। सार्वजनिक नीति यानी कि पब्लिक पॉलिसी, सरकार जो नीति बनाती है कॉमन पब्लिक के लिए, सर्वजनों के लिए, सब जनों, ऑल पब्लिक के लिए, कॉमन पब्लिक के लिए बनाती है, उस पब्लिक पॉलिसी को पूरा करना और उन्हें लागू करने से संबंधित जो है वो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये है ब्रॉडर व्यू, व्यापक दृष्टिकोण, जिसमें केवल एक अंग से संबंधित ना होकर ये कहते हैं कि सरकार के तीनों अंगों के कार्यों से लोक प्रशासन का संबंध है, कार्यपालिका से भी, व्यवस्थापिका से भी और न्यायपालिका से भी। अब आते हैं तीसरे व्यू की तरफ। तीसरा व्यू है जिसको हम कह रहे हैं पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण। पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण जो है वो लोक प्रशासन के विद्वानों जैसे लूथर गुलिक, उर्वीक, हेनरी फेयोल, इन विद्वानों ने दिया है लोक प्रशासन के इस क्षेत्र को, और जिसको कि हम पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण कह रहे हैं। इस दृष्टिकोण का व्यवस्थित और व्यापक प्रयोग करने वाले विद्वान बेसिकली लूथर गुलिक हैं। लूथर गुलिक के द्वारा इस दृष्टिकोण को इसकी फुल फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है जो आपके सामने है, जिससे कि हम कुछ एक स्पेशल मीनिंग निकलता है। जैसे ये उसकी शॉर्ट फॉर्म दी गई है, पोस्ट कॉर्ब जो नाम दिया गया है शॉर्ट में दिया गया है, उसका एक ब्रॉडर मीनिंग है पी फॉर प्लानिंग, योजना बनाना। मतलब इसके अंतर्गत हम लोक प्रशासन के अंतर्गत हम योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और लोक प्रशासन इस योजना को बनाने के अध्ययन से संबंधित है। हम कोई भी काम करते हैं तो पहले कोई भी काम की शुरुआत करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। नंबर 2 ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन बनाना किस तरीके का कि जब हम किसी काम को, हमारे मन में आइडिया आया कि हमने कोई काम करना है तो हमने उसकी प्लानिंग करी। किसी भी काम को करने से पहले हमने उसकी योजना बनाई। सेकंड, हम उस जो आपने योजना बनाई है उसको प्रैक्टिकल रूप देने के लिए, उसको अंजाम देने के लिए हम उसको करने की कोशिश करते हैं कि हम उसको आगे कैसे ले जाएं, जो काम हमने अपने हाथ में लिया है। तो संगठन बनाने से तात्पर्य है कि सत्ता के औपचारिक स्वरूप की स्थापना करना और उससे निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य को विभिन्न भागों में व्यवस्थित, परिभाषित और समन्वित करना। मतलब एक कैटेगराइजेशन करना जिसमें कि आपने एक संगठन का निर्माण किया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे मन में आइडिया आया कि हमें एक स्कूल खोलना है, अपना एक प्राइवेट स्कूल खोलना है, तो हमने पहले उसकी प्लानिंग करी, फर्स्ट स्टेप पर योजना बनाई। सेकंड स्टेप पर हम क्या कर रहे हैं, उसका ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर रहे हैं कि वो स्कूल चलेगा कैसे एक्चुअली। तो उसका ऑर्गेनाइजेशन हम कैसे बनाएंगे, औपचारिक संगठन की स्थापना करेंगे। यानी कि क्या कि हम उसमें प्राचार्य, मैनेजिंग कमेटी,
उसके पहले मैनेजमेंट कमेटी बनाएंगे जो कि उसकी देख रेख करे, उसकी व्यवस्था देखे। वो आगे चलकर क्या करेगी, उस संगठन जिसमें कि हम कहेंगे अध्यक्ष होगा, सचिव, कोषाध्यक्ष, सो मैनी थिंग्स। तो एक औपचारिक संगठन की स्थापना करना और निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य को विभिन्न भागों में व्यवस्थित करना, सबकी ड्यूटीज़ एलोकेट कर देना कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये, ताकि वो काम एक ऑर्गेनाइजेशन तरीके से हो पाए, ऑर्गेनाइज तरीके से हो पाए। तीसरा, उस कार्य को ऑर्गेनाइज तरीके से करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? नंबर 3, स्टाफिंग की, कर्मचारियों की भर्ती करनी पड़ेगी। हमें मैन पावर चाहिए। कर्मचारियों की भर्ती और प्रशिक्षण की व्यवस्था और उनके कार्यों के अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना भी लोक प्रशासन के अध्ययन से गहनता से जुड़ा हुआ है। हमने जो एक स्कूल खोलने का एग्जाम्पल लिया, तो हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बाद हम अपने स्कूल को चलाने के लिए स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी, कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी, और हम फिर क्या करेंगे, कर्मचारियों की भर्ती, जिसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा में कहा गया है स्टाफिंग। और 4th नंबर पर डायरेक्टिंग, निर्देशन करना, यानी कि लोक प्रशासन के अंतर्गत निर्णय करना और इन्हें विशिष्ट सामान्य आदेशों और निर्देशों का रूप प्रदान करना एक मूल प्रक्रिया है और यह लोक प्रशासन के अध्ययन से संबंधित है। जब हम कर्मचारियों की भर्ती कर लेंगे, उन कर्मचारियों को निर्देशित करना, उनको आदेश देना सामान्य और अपने काम करवाना, ये आपके लोक प्रशासन के अध्ययन में आता है। नेक्स्ट इसमें है कोऑर्डिनेशन, समन्वय बनाना। समन्वय किसके बीच? जो आपके कर्मचारी हैं ऊपर से लेके नीचे तक, उनके सबके बीच में आपस में समन्वय बनाना। कार्यपालिका जिसके प्रति उत्तरदायी होती है, उन्हें प्रशासन की गतिविधियों से अवगत कराना और इसके लिए प्रतिवेदन देना लोक प्रशासन के अध्ययन से संबंधित है। जिस तरीके से हम एक स्कूल खोलने का एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसको हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो पूरे देश का प्रशासन चलाना किसके हाथ में होता है? सरकार के हाथ में होता है। और सरकार उस प्रशासन को चलाने के लिए क्या करती है? कर्मचारियों की भर्ती करती है। किसके रूप में? लोक सेवकों के रूप में, पब्लिक सर्वेंट्स के रूप में। और फिर उनको क्या करती है? डायरेक्शन देती है। कोई पॉलिसी जो उन्होंने बनाई उसको इम्प्लीमेंट करने को लेकर वो उनको डायरेक्शन देती है, निर्देश देती है। और आगे वही डायरेक्शन देने के बाद उन सारे लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने का काम भी आपके लोक प्रशासन के अध्ययन के अंतर्गत ही आता है। और लास्ट इसमें पॉइंट है बजटिंग, बजट बनाना, कि बजट संबंधी कार्यों को करना भी लोक प्रशासन के गहन अध्ययन से जुड़ा हुआ है। मतलब कोई भी कार्य आपके बिना बजट के, बिना पैसे के हो ही नहीं सकता। तो उससे संबंधित लेन देन, खर्च, जो भी कुछ हो रहा है, उसका अध्ययन भी आपके लोक प्रशासन के गहन अध्ययन से ही जुड़ा हुआ है। तो इसको हम कहते हैं पोस्ट कॉर्ब व्यू, पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण। नेक्स्ट जो लास्ट विचारधारा है, जो लास्ट व्यू है, वो है आदर्शवादी या लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण, आइडियलिस्टिक और वेलफेयर व्यू। लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में आदर्शवादी या लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण इस मान्यता पर आधारित है कि लोक कल्याणकारी राज्य को सफल बनाने के लिए लोक प्रशासन का दायित्व ही सर्वोपरि है। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वेलफेयर स्टेट या लोक कल्याणकारी राज्य वो है जहाँ की सरकारें जो नीतियाँ बनाती हैं वो किसको ध्यान में रख के बनाएं। वो राज्य लोक कल्याणकारी राज्य हैं जहाँ पर सरकारें सामान्य जनता के अधिक से अधिक लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए अपनी सार्वजनिक नीतियों का निर्माण करें और उन नीतियों का क्रियान्वयन कुछ इस तरीके से हो कि उन नीतियों का लाभ समाज के निम्न से निम्न, छोटे से छोटे वर्ग तक पहुँचे। तो लोग ये जो आदर्शवादी या लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण की जो मान्यता है वो इस बात पर आधारित है
कि लोक कल्याणकारी राज्य को सफल बनाने में लोक प्रशासन का ही दायित्व सबसे ऊपर है। अर्थात लोक कल्याणकारी राज्य और लोक प्रशासन में कोई डिफरेंस नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि लोक कल्याणकारी राज्य में ही लोक प्रशासन को ज़्यादा महत्व मिला है, क्योंकि पब्लिक पॉलिसीज़ को सामान्य जन तक पहुंचाना किसका मुख्य रूप से काम है? लोक प्रशासन का, मीन्स प्रशासनिक अधिकारियों का। तो लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य जनता का हित करना है। ठीक उसी प्रकार से लोक प्रशासन का अर्थ जनता के हित में सरकार के कल्याणकारी कार्यों को लागू करना है। और इस लोक कल्याण का इसका संबंध जो है वो सार्वजनिक हितों से संबंधित है। लोक कल्याण लोक प्रशासन अपने आप में एक व्यापक विषय है। इसके अंतर्गत तमाम राजनीतिक प्रक्रियाएं, नीतियों का निर्माण, उनका क्रियान्वयन शामिल किया जाता है। आदर्शवादी दृष्टिकोण इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके द्वारा एक बेहतर राज्य के लिए बेहतर लोक प्रशासन की बात की जाती है। इसी तरह इसको हम लोक कल्याणकारी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पब्लिक पॉलिसीज़ के इम्प्लीमेंटेशन की बात करता है। पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सरकार के कार्यों को एक सिस्टमाइज्ड वे प्रदान करता है। तो ये अगर हम इसको जिस रूप में कहें तो ये अपने आप में एक विकासोन्मुख प्रशासन है, और ना ही इसको हम ये कहें कि इसका कोई एक दृष्टिकोण इम्पॉर्टेंट है दूसरा नहीं, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। इसके चारों ही दृष्टिकोणों का जो वर्णन है वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, और हम किसी भी एक दृष्टिकोण को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। चारों ही दृष्टिकोणों में हमें कहीं ना कहीं सत्य का अंश नज़र आता है। यानी कि लोक प्रशासन सरकार के तीनों अंगों से संबंधित है। इसमें कार्यपालिका के कार्यकलापों पर जोर दिया जाता है। लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत पोस्ट गौरव सिद्धांत की तमाम बातें शामिल होती हैं। इसका स्वरूप व क्षेत्र आदर्शवादी भी हो सकता है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के बाद लोक प्रशासन के क्षेत्र में आदर्शवादी मूल्यों की महत्ता में वृद्धि हुई है। और हम कहें कि पिछले कुछ दशकों से वैश्वीकरण का जो फैलाव हुआ है, पूरे विश्व ग्लोबलाइजेशन जो प्रक्रिया है उसका जो प्रभाव है, उससे लोक प्रशासन के क्षेत्र में एक अप्रत्याशित तौर पर बढ़ोतरी हुई है। इसका समय के साथ साथ अब लोक प्रशासन का क्षेत्र बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और हम यही कह सकते हैं कि लोक प्रशासन एक विकासोन्मुख अनुशासन है। थैंक यू।